नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद उत्तराखंड में माननीयों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ी मीटिंग हुई। इसमें सीएम धामी के सुरक्षा घेरे को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी से मिलने वालों का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद राज्य के बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारी पड़ोसी राज्य में हुए घटनाओं के मद्देनजर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सबको अलर्ट रहने का, हाई अलर्ट पे रहने का डीजी साहब ने निर्देश दिए हैं। उसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो कैटेगरी के हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से पूरा रिव्यू भी कराया जाए और उसको पूरा विदाउट एनी लूप होल एनफोर्स भी कराया जाए, ये भी इंस्ट्रक्शंस जारी है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से अधिक संपत्ति को लेकर जल्द विजिलेंस जांच कर सकती है। दरअसल अधिवक्ता विकेश नेगी ने मेयर पर पहले भी आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए थे। इसकी जांच के लिए विजिलेंस में भी शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई न होने पर विजिलेंस कोर्ट में याचिका दायर कर मेयर के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ जांच की मांग की गई थी। इसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब पूरे मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल जवाब नहीं दे रहे हैं। 24/3 को हमने जब विजिलेंस को कंप्लेन करी थी, उसके बाद अभी तक कोई उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। तो अब हमने 156(3) विजिलेंस कोर्ट में दाखिल करी है और उसमें एडमिट हो गई है और 2 मई की उसमें डेट लगी है। आगे बढ़ते हैं। वन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश पर स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही राजीव भरतरी दोबारा फॉरेस्ट चीफ के पद पर बने थे, जबकि विनोद सिंघल को हटाया गया था, जिसके बाद विनोद सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है। दोनों ही अफसरों को 29 अप्रैल को रिटायर होना है। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर से खबर है। यहां पर जीएसटी विभाग ने एक बार फिर से छापेमारी की है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर निशिकांत के नेतृत्व में छापेमारी हुई। करीब 8 टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर एक साथ रेड की गई है। करीब 1 महीने पहले भी यहां पर बड़े स्तर पर छापेमारी हुई थी और तब करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था और अब भी टैक्स चोरी की शिकायत पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नहीं, बाद में कर लेंगे ना, फिलहाल जो काम है प्लीज माने एक बात तो सुन मेरी। पौड़ी में लैंसडाउन के रखड़ी खाल और धुमाकोट इलाके में बाघ की दहशत के बीच आज सुबह से देर शाम तक प्रशासन और फॉरेस्ट की टीमें जंगल में कॉम्बिंग कर बाघ को तलाशती रहीं। वहीं इस दौरान विधायक दिलीप रावत भी मौके पर वन विभाग की टीमों के साथ गश्त करते रहे। इलाके के 30 से ज्यादा गांव में बाघ का आतंक बना हुआ है। इसके चलते क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। बाघ कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है। बताया जा रहा है कि बाघ तकरीबन 5 फीट ऊंचा है और उसके साथ 2 और शावक भी मौजूद हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने बाघ को नरभक्षी घोषित कर तुरंत मार गिराने की मांग की है। मेरा तो यही मानना है कि सरकार को तुरंत शासन को, वन विभाग को जो इनको नरभक्षी घोषित कर देना चाहिए और बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर, ताकि कोई बड़ी वारदात न कर पाए और जनता कहीं आक्रोशित न हो पाए। इस कारण जल्दी से जल्दी जो है वन विभाग को ये नरभक्षी घोषित करना चाहिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत के उपवास असर नहीं छोड़ रहे। उपवास से दूसरे कांग्रेस नेता भी जुड़ रहे हैं, पर हरीश रावत ने अब उपवास न करने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। हरदा का कहना है कि उपवास शर्मदारों के लिए होते हैं, बेशर्मों के लिए नहीं।
हाल के दिनों में कांग्रेस नेता हरीश रावत के उपवास नहीं हुए, जबकि हरीश रावत बात बात पर 1 घंटे का उपवास करने में देर नहीं लगाते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि अब हरीश रावत ने उपवास करना ही बंद कर दिया? उपवास कम करने वाली बात पूर्व मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से पुष्ट होती है। जहां ट्विटर और फेसबुक पर उपवास की खबर मिलती थी, तो क्या हरीश रावत के उपवास को अपनों का समर्थन नहीं मिल रहा या वजह कुछ और है? उपवास शर्मदार लोगों के लिए किया जाता है। भाजपा बेशर्म है, इनके लिए आप कितने उपवास करें। 2017 में राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद हरीश रावत ने ना जाने कितने उपवास किए, लेकिन कई मौके ऐसे आए जब अकेले घर में उपवास करना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि इस उम्र में उपवास न करना ही हरीश रावत के लिए फायदेमंद है, ताकि वो सेहतमंद रहें। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक अब उपवास न करने की वजह कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। बीजेपी ने तो हरीश रावत का हर सुझाव माना। ये बात बार बार हरीश रावत ने मानी। उपवास का समर्थन जो अपने दल से व्यक्ति चाह रहे थे वो उनको मिला नहीं मिला, तो उसके दौरान और द्वंद खड़े हुए। तो स्वाभाविक रूप से अपना ठीकरा दूसरे पे डालना बड़ा विषय नहीं। हमने तो हरीश रावत जी ने जो सरकार को सुझाव दिए है, उन सुझावों को धरातल पर उतारा है। 73 साल के हरीश रावत खबरों में बने रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे पदयात्रा हो, चाहे पार्टी, काफल पार्टी या फिर कोई भी दूसरा मौका। खबर जरूर बनती है, पर एक बात साफ है कि राजनीति में भी अब अहिंसा वाली उपवास पॉलिटिक्स काम नहीं आ रही और बेअसर हो चुके उपवासों की बात पूर्व सीएम हरीश रावत को समझ आ चुकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली के मलारी के पास वैली ब्रिज टूटने के बाद बीआरओ ने नदी के किनारे से वैकल्पिक मार्ग बनाकर यातायात सुचारू कर दिया है। रविवार को अचानक एक लोडेड ट्रक से वैली ब्रिज टूट गया था, जिसकी लंबाई 100 फीट थी। इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही ठप पड़ चुकी थी। रात भर काम करने के बाद बीआरओ की टीम ने धौली नदी के किनारे से वैकल्पिक मार्ग बनाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। साथ ही नए पुल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के राजकीय जूनियर हाई स्कूल भड़तौला के 11 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दरअसल स्कूल में मिड डे मील भोजन खाने के बाद बच्चों को कीड़े मारने की दवा खिलाई गई। प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को कीड़े की दवा खिलाने आई थी। दवा खाने के बाद छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसके बाद टीचरों और स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तराखंड की जेलों में बंद कैदी सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस छोटे से पहाड़ी राज्य में कैदियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें ठूस ठूस कर जेल में रखा जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में अपराधियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके लिए जेल भी छोटी पड़ गई है। हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की 11 जेलों में क्षमता से 185% ज्यादा कैदी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून जेल में 580 कैदियों के मुकाबले 1763 कैदी हैं। हल्द्वानी जेल में 535 के मुकाबले 1792, वहीं हरिद्वार में 888 के मुकाबले 1291 कैदी बंद हैं। यही हाल सितारगंज, नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी का भी है। कुल मिलाकर 3741 कैदियों को रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ की जेलों में 6918 कैदी बंद हैं। इसको देखते हुए हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जेलों को बढ़ाने का जो हमारा प्रस्ताव है, नई जेलें बनाने का, उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स जेल में हैं जिनको प्री मैच्योर रिलीज किया जा सकता है, तो नियमावली में संशोधन करके और उसके साथ प्री मैच्योर रिलीज के लिए भी कंसिडर किया जा रहा है। अपनी संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती से देवभूमि उत्तराखंड की देश और दुनिया में अलग पहचान है, लेकिन इसी देवभूमि में अपराधियों की संख्या भी कम नहीं है और यही कैदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके हैं।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में डीएम हर सोमवार जनता दरबार लगाती हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से डीएम के जनता दरबार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही शिकायतकर्ता खालिद हुसैन भी हैं, जो कि चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो व्हीलचेयर पर बैठकर जनता दरबार के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी जमीन की खतौनी सही होनी थी, जो कि नहीं हो पाई है। खालिद का कहना है कि डीएम सोनिका से पहले रहे जिलाधिकारी के समय से उनका मामला अटका हुआ है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर पर बसा नाबी गांव कई मायनों में स्पेशल है। ये गांव जहां खुद को होम स्टे के रूप में स्थापित कर चुका है, वहीं आदि कैलाश और ओम पर्वत के करीब होने से इसके मायने अब बेहद खास हो चुके हैं और अब आदि कैलाश यात्रा शुरू होने से फिर रौनक बढ़ने जा रही है। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा नाबी गांव प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। हिमालय की चोटी पर बसा ये गांव अब होम स्टे के लिए जाना जाता है। इस गांव का तकरीबन हर परिवार होम स्टे से जुड़ा है। नाबी गांव ने होम स्टे में पहला कदम 2017 में रखा था और बीते 6 सालों में यहां 4 दर्जन से ज्यादा परिवार होम स्टे से जुड़ चुके हैं। ग्रामीणों की इस पहल से जहां लोगों को अपने घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसा इलाका भी आबाद हो रहा है। हमारे पूर्व एमडी साहब थे श्री धीरा सिंह गरबैल जी, उन्होंने हमें मतलब एक जिम्मेदारी दी कि आप होम स्टे चलाएंगे करके, तो हमने उस जिम्मेदारी को हमारे पूरे 21 परिवार के साथ चलाया था, जो बेरोजगार है बिल्कुल ही। वो हमारे 2017 में हमें रोजगार के रूप में एक होम स्टे का मतलब हमें कार्य मिला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान यहाँ काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन साल 2020 में यात्रा बंद होने से पर्यटन कारोबार लगातार घाटे में रहा। अब जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के बदले आदि कैलाश यात्रा शुरू होने जा रही है, तो जाहिर है इस गांव की रौनक फिर लौटेगी। ओम पर्वत के करीब होने से नाभि का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ की जो अद्भुत खूबसूरती है, यहाँ को देख के, इस अद्भुत खूबसूरती को देख के मैं गदगद हो गया हूँ। मतलब इतना सुंदर इलाका हमारा आज तक ये छुपा था, जिससे हमारे पिथौरागढ़ का टूरिज्म लेह लद्दाख और हिमाचल को काफी पीछे छोड़ सकता है। दशकों के इंतजार के बाद नाभि गांव रोड से भी जुड़ चुका है, जिस कारण यहाँ की राह अब काफी आसान हो गई है। हिमालय में मौजूद इस इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है। बस जरूरत है तो जरूरी सुविधाओं की, ताकि सैलानियों की ये पहली पसंद बन सके। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची। बद्रीनाथ में क्या स्थिति है, सड़कों के क्या हाल हैं, मास्टर प्लान के कामों पर यात्रा का कितना असर पड़ेगा, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भगवान बद्री विशाल की यात्रा का मुख्य पड़ाव जोशीमठ है। यहाँ भू धसाव की वजह से 2 होटलों को तोड़ा गया था, लेकिन अब यहाँ की स्थिति बदल चुकी है। नेशनल हाईवे को ठीक किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ नगर की, तो जोशीमठ नगर में जो जनवरी महीने में दरार पड़ी थी, भू धसाव हुआ था, उसके बाद कई होटलों पे दरार पड़ी और होटलों को ध्वस्त तक करना पड़ा, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का दूसरा मुख्य पड़ाव है पांडुकेश्वर। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक की दूरी 20 किलोमीटर की है। पांडुकेश्वर में शीतकाल में उद्धव और कुबेर जी विराजमान होते हैं। जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं, तब उद्धव और कुबेर जी की डोली भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होती है। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव पड़ता है पांडुकेश्वर, और इस समय हम पांडुकेश्वर में मौजूद हैं। यहाँ पे भगवान कुबेर का मंदिर है। उद्धव जी शीतकाल में यहीं विराजमान रहते हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के दूसरे फेज में मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों को खाली किया गया है। तप्त कुंड के इलाके को भी खाली कर दिया गया है। अलकनंदा नदी का सौंदर्यकरण किया जा रहा है।
इससे पहले नेत्र झील और बद्री झील का सौंदर्यकरण किया जा चुका है। लूप रोड निर्माण कार्य वर्तमान समय में जारी है। इस समय हम बद्रीपुरी में मौजूद हैं। आपको बद्रीपुरी की तस्वीरें दिखा रही है। देखिए, मास्टर प्लान के तहत इस बार बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाकों को खाली कर दिया गया है। जो पुराने और जो धर्मशाला थे उनको सारा तोड़ दिया गया है। जो नदियों का जो सौंदर्यकरण है, जो घाटों का जो सौंदर्यकरण है, उसका कार्य यहाँ पे चल रहा है। आप देखिए, दूसरी तरफ आप एक तस्वीर देखिए, जो तप्त कुंड यहाँ पे इस बार है वो पूरा खाली हो चुका है। तप्त कुंड के आसपास के इलाके को भी खाली किया जा रहा है, यानी कि इसको नए तरीके से बनाया जाएगा, नई तरीके से विकसित किया जाएगा। हालांकि इस वर्ष ये काम थोड़ा देरी से होगा, क्योंकि 2 महीने जो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी रही उसके बाद भी काम नहीं हो पाया, और अब अप्रैल में यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये काम बाधित रहेगा। लेकिन आने वाली समय में बद्रीपुरी आपको नई सी दिखाई देगी। बद्रीनाथ धाम में कुल मिलाकर मास्टर प्लान का कार्य अभी जारी है और यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन भविष्य में केदारनाथ की भांति बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी बदली। बाबा केदारनाथ के धाम में अब आईटीबीपी की एक प्लाटून को परमानेंट रखने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा है। केदारनाथ धाम में यात्रा सीजन के 6 महीने में सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस संभालती है। वहीं रेस्क्यू संबंधित कामों के लिए एसडीआरएफ तैनात रहती है। लेकिन अब इनके साथ आईटीबीपी के जवान भी देखने को मिल सकते हैं, जो अभी तक केवल शीतकालीन में केदारनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात थे, जिनका कपाट खुलते ही समय समाप्त हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने आईटीबीपी के जवानों की तैनाती साल भर रखने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है, जिसके लिए धाम में एक परमानेंट सेटअप भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए जमीन भी तलाश कर ली गई है। तौर पे मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए और क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए आईटीबीपी हो या एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी की तैनाती हम लोग चाहते हैं कि मंदिर के आसपास रहे, ताकि सभी से हमें सहायता मिल सके। और इसमें आईटीबीपी ने पिछले जब से कपाट बंद हुए हैं उस समय से लेकर अभी तक वहाँ पर तैनाती की है, काफी हमारी सहायता करी है। और आगे इसमें शासन द्वारा सही निर्णय लिया जाएगा कि इसको आगे कैसे हमें डिप्लॉय करें। बाबा केदारनाथ धाम 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो साल के 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। यहाँ सर्दियों में तापमान करीब -30 डिग्री तक चला जाता है। इन विकट परिस्थितियों में रहने के लिए आईटीबीपी को महारत हासिल है, क्योंकि आईटीबीपी इससे कई ज्यादा ऊंचाई पर देश के बॉर्डर पर तैनात रहती है। जो है एक प्लाटून डिप्लॉय है, जो कि यहाँ पे तीनों गेटों पे हमारे जो है परमानेंट 24 घंटे 3 संतरी रहते हैं। बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों का सभी राशन वगैरह जो है हम एडवांस में सारा लेके आए थे। धाम में आईटीबीपी के परमानेंट रहने से कई फायदे मिलेंगे। एक तो किसी भी आपदा के समय आईटीबीपी रेस्क्यू में एसडीआरएफ की मदद करेगी, तो वहीं यात्रा के दौरान पुलिस की भी सहायता करेगी। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ धाम से सत्येंद्र बत्रवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।